नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम बात करेंगे सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 की। काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। यहीं से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन को किया गया और साथ ही साथ गवर्नर के सेक्शन में आर्टिकल में भी कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ चेंजेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लाए गए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 1 से लेकर 6 तक अब तक डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरह से हम सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम्स के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए @कपिल लाइव पे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 की और जानेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखो, सबसे पहली चीज है, आपको याद होगा 1952 से काफी ज्यादा स्टेट के रिऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड चल रही थी। काफी जो स्टेट्स के लोग थे वो कहते थे कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे नया स्टेट चाहिए। जैसे आप बोलेंगे सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना लिंग्विस्टिक पैटर्न पे। तो इस तरह से ये जितने भी स्टेट्स का लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन चल रहा था या रिऑर्गेनाइजेशन होना था, इसको करने के लिए एक अमेंडमेंट पास किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। फोर्थ शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए गए जिससे स्टेट्स को प्रॉपरली मर्ज किया जा सके, नए स्टेट्स बनाए जा सके। तो 14+6 14 स्टेट्स और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज यहाँ पे क्रिएट की गई। इसके अलावा गवर्नर के ऑफिस में कुछ चेंजेस किए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ चेंजेस किए गए। नया आर्टिकल ऐड किया गया 258A। 378 में 2 नए स्टेट्स आंध्र और पंजाब को ऐड किया गया। तो सबसे पहले तो देखो क्या हुआ, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। शेड्यूल 4 में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट से निकाला, देन गुजरात स्पीकिंग एरिया में गुजरात क्रिएट किया गया। तो इस तरह से पेप्सू पटियाला ईस्ट पंजाब जो है वहां पे कुछ चेंजेस लाए गए। तो कुछ एरियाज वहां पे बॉर्डर हिमाचल के साथ लाए गए, कुछ एरियाज पंजाब के साथ, मतलब पंजाब हरियाणा जो उस टाइम का था उसके साथ मर्ज किए गए। तो ये सारी चीजें की गई। तो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए साथ ही साथ आप देखेंगे शेड्यूल 4 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहां पे राज्यसभा की सीटों का मेंशन है, वहां पे भी चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहला चेंज ये था। इसके अलावा आप देखेंगे कि पार्ट ए पार्ट बी के जो स्टेट्स हैं उनको मर्ज करके 14+6 स्टेट्स में कन्वर्ट, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 153 में एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें यह मेंशन था कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। ये टेक्निकल डिफिकल्टी के चलते जो गवर्नमेंट है वो एक गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट्स में एक से ज़्यादा स्टेट्स में अपॉइंट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे कहा गया कि गवर्नर जो है वो 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी हो सकता है। एक पर्सन को आप 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बना सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 171 में चेंजेस लाए गए। जैसे कि आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जब हम बात करते हैं बाइकैमरलिज्म की एट स्टेट लेवल, वो एक कंपल्सरी मैकेनिज्म नहीं है। अगर कोई स्टेट चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल रख सकता है, कोई चाहे तो उसको हटा सकता है। अब इसके चलते इसलिए कभी ये नहीं मेंशन किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट्स कितनी होंगी, अपर कैप क्या होगा। तो पहले जो अपर कैप था ये 1/4 था, यानी जितनी भी, लेटेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उसकी 1/4 से ज्यादा आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स क्रिएट नहीं कर सकते। अब इससे देखो, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे बड़े राज्यों में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी छोटे स्टेट्स में। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना चाहते तो 1/4 ही वो सीट्स को ला सकते थे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली की। माने अगर किसी स्टेट में 100 ही लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है तो 25 से ज़्यादा मेंबर्स की वो क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को हटाते हुए यहाँ पे 1/3 स्ट्रेंथ कर दी गई, जो आज भी है। तो आज भी क्या है कि उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीट्स होंगी उसकी 1/3 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकती, यानी अपर लिमिट है 1/3 की। तो यही वहां पे चेंज किया गया था। साथ ही साथ एक 258A ऐड किया गया, जिस तरह से 258 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो यूनियन के फंक्शंस को किसी ऑफिसर को दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का कोई एनेबलिंग प्रोविजन नहीं था। तो इसी को फिल करने के लिए गवर्नर के लिए ये प्रोविजन रखा कि गवर्नर ऑफ स्टेट में विद कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी पार्लियामेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के कंडीशनली अनकंडीशनली अपने ऑफिसर्स को वो फंक्शंस दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स दे सकते हैं, जहां पे स्टेट की पावर एक्सटेंड होती है। मतलब जिन एरियाज में स्टेट काम करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उसके होते हैं, वो ऑफिसर्स को डेलीगेट किए जा सकते हैं। तो डेलीगेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात की गई। तो इतना ही था सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट में। मिलेंगे अगले सेशन में, 8th अमेंडमेंट एक्ट को लेके आएंगे, आगे के डिस्कशंस देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।